हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आप ठीक रहिए और अपने घर पर रहिए। उसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज हम व्याकरण में पार्ट 2 पढ़ाएंगे, वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार? तो पहला प्रश्न है, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो वर्णमाला से क्या समझते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो उत्तर, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित और सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। क्या पहला था सवाल? वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो उत्तर है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला, व्यवस्थित और सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो मैं आपको ये बुक में प्रश्न उत्तर हैं ये करा रहा हूँ। ये सभी कक्षा के लिए, वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, सभी में सेम पार्ट होता है व्याकरण का। तो एक बार फिर सुने। पहला सवाल प्रश्न है, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो उत्तर, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित और सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। प्रश्न नंबर 2, स्वरों के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। स्वरों के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, स्वरों के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ एवं प्लुत स्वर। पहला नंबर है हर्ष स्वर। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, ऊ, री आदि। तो ये क्या हुए हमारे हर्ष स्वर। नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चलता है दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा, यानी बड़े। इनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। यानी दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर। प्लुत, इनके उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुत क्या होता है? जिनके उच्चारण में हर्ष व दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता है, अर्थात 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ओम। ये ओम में जो बीच में लिखा हुआ है ये 3 है, 3 हिंदी वाला 3, तो इसका अर्थ होता है 3 गुना समय। अब प्रश्न नंबर 3 आता है, अनुनासिक व अयोगवाह को समझाकर लिखिए। अनुनासिक और अयोगवाह। अनुनासिक, इन स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से किया जाता है, जैसे फांस, चांद, आँख आदि। अर्थात अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करने में हमारे मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, अर्थात
हर्ष अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करने में वायु हमारे नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे फांस, चांद, आँख, माँ आदि। इसके बाद आता है अयोग वहा। जिन स्वरों का जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनका जातीय योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, तो उन्हें अयोगवाह स्वर कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, अर्थात इनका अर्थ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 4, व्यंजनों के भेदों को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजनों के भेदों को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उत्तर, व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, यानी छूती है। जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है मुख के अनेक भागों को छूती है। ये कै से मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन जो है संख्या में 25 होते हैं, कै से मैं तक। आप इनका उच्चारण करके देखें, कै, खे, गे, घे। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो है मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर होगी। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजन में हमारी जीभ जो होती है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, यानी छूती है, नहीं छूती। इनकी संख्या 4 होती है। स्पर्श अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। क्या कहा अंतस्थ व्यंजन? जब हम अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। ये कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब इसके बाद आता है नंबर 3 पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म नाम से ही पता चलता है, ऊष्म यानी गर्मी, ऊष्मा। इनके उच्चारण में मुख से रगड़ खाने के बाद ऊष्मा पैदा होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी ये 4 होते हैं। नंबर 1, से और है, यानी तीनों से, बड़ा से, पै पतंग वाला से और छोटा से और है, यानी ये क्या हुए? 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। क्या हुए? ऊष्म। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? उत्तर, एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से, यानी जोड़ से, योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। नंबर 1, अक्षय, कै आधा जमा श, तो ये बन गया अक्षय। त्रय, तय आधा और रै पूरा, तो ये बन गया त्रय। ज्ञानी, जय आधा और अण, तो ये बन गया ज्ञानी। सर्म, श आधा और रै पूरा, तो ये बन गया सर्म। अक्षय, त्रिय, अज्ञ, ज्ञानी, सर्मी, तो ये क्या हुए? हमारे संयुक्त व्यंजन 4 हुए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, द्वित्व व्यंजन से आप क्या समझते हैं? द्वित्व, जब एक ही स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से परस्पर संयोग होता है तो उसे
द्वित व्यंजन कहते हैं। फिर दोबारा से समझें, जब एक ही स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से परस्पर संयोग होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे च जमा च, आधा च और पूरा च, तो चच अर्थात बच्चा, सच्चा, कच्चा आदि। त आधा जमा त, तो तत्, जैसे कुत्ता, पत्ता, सत्ता आदि। तो ये क्या थे हमारे द्वित व्यंजन। अब उसके बाद आता प्रश्न नंबर 7। वर्ण संयोग से आप क्या समझते हैं? संयोग माने जोड़, मेल। वर्णों के परस्पर संयोग अथवा मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के परस्पर संयोग अथवा मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 8। वर्ण संयोग को मुख्यतः कितने वर्गों में रखा गया है, समझाइए। यानी जो वर्ण संयोग हैं उनको मुख्यतया सामान्यतः कितने वर्गों में रखा गया है, समझाइए। उत्तर, वर्ण संयोग को मुख्यतया 2 वर्गों में रखा गया है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, क, घ, च आदि। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, क, घ, च आदि। नंबर 2, व्यंजन का स्वर से संयोग, क, ख, ग आदि। क हमारा व्यंजन है और क में जो है ए जुड़ा हुआ है वो हमारा स्वर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, र के संयोग के प्रमुख नियमों को स्पष्ट कीजिए। र के संयोग के प्रमुख नियमों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब र से ए मिलता है तो रेफ होता है। जैसे र जमा मैं तो मर यानी चर्म, र जमा प यानी पर यानी दर्प। जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन होता है तब र का रूप हो जाता है नीचे खड़ी पाई, इसे पदेन कहते हैं। यानी क्या हो गया? पदेन। जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन होता है तब र का रूप पदेन हो जाता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे ज जमा र तो जर यानी वज्र, प जमा र यानी पर यानी प्रेम। प्रश्न नंबर 10। पाई वाले व्यंजन के प्रमुख नियमों को स्पष्ट करो। पाई वाले व्यंजन के प्रमुख नियमों को स्पष्ट करो। उत्तर, जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है उन्हें पाई वाले व्यंजन कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा? जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है उन्हें पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, अण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, स, प पतंग वाला श, छोटा श आदि। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, उच्चारण से आप क्या समझते हैं? उच्चारण से संबंधित कुछ सामान्य अशुद्धियों पर प्रकाश डालिए। क्या है प्रश्न नंबर 11? उच्चारण से आप क्या समझते हैं? उच्चारण से संबंधित कुछ सामान्य अशुद्धियों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर, भाषा में वर्णमाला के अक्षरों को जिस प्रकार बोला जाता है उसे उच्चारण कहते हैं। भाषा में वर्णमाला के
अक्षरों को जिस प्रकार बोला जाता है उसे उच्चारण कहते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक तरफ अशुद्ध उच्चारण और दूसरी तरफ शुद्ध उच्चारण। यह का रहड़ है, यह कारण है, तो कारण है। तो शुद्ध रूप यह कार्ड है, का डै के ऊपर रे, यानी कार्ड है। गमला इधर रखो, गै अधा में ला, गमला इधर रखो, तो ये गलत हुआ। तो शुद्ध रूप हुआ गै पूरा में ला, गमला इधर रखो। इधर अशुद्ध में खाना, खा अना, शुद्ध रूप है इसका खाना। इधर अशुद्ध रूप में है जाना, शुद्ध रूप हुआ जाना। प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। प्रश्न उत्तर हो गए, पढ़ा दिया था, समझा दिया था। तो जो भी कार्य आपको दिया जाए उसे दिन प्रतिदिन अपनी नोटबुक में, बुक में करें और याद भी करते रहें। इसका बुक वर्क भी करा दिया गया, सब कार्य हो गया। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।